वेलकम बाय गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया है ना। देखो, हम अपनी पॉलिटी में आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट हम 2 क्लास में कवर करेंगे। आज हम उनके आर्टिकल्स और उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स को कवर। देखो, आप एफकेट दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, कोई सा भी एग्जाम हो, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट। इवन आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों? अब जीएस जो है एक स्पेशल वेटेज रखने लगा है हर एग्जाम के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहले हमें जानना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ब्रीफ दिया है कि प्रेसिडेंट हमारा किन किन आर्टिकल्स के अंदर आता है। तो आप समझेंगे कि प्रेसिडेंट को अगर हम समझें तो आप पहले इतना समझिए कि प्रेसिडेंट का एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं। प्रेसिडेंट हमारा इंक्लूड है पार्लियामेंट के पार्ट के अंदर, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है। चलिए हम यहाँ समझते हैं इसको कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है गाइस, है ना, जो हमारी पार्लियामेंट होती है तो वो हमारी 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, 3 चीज़ों से मतलब बल्कि सबसे पहले लोकसभा, ठीक है, फिर हमारी राज्यसभा और हमारा प्रेसिडेंट। यानी कि इन 3 चीज़ों को मिलके हमारी बनती है पार्लियामेंट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमें यही जानने की ज़रूरत है कि भाई क्या प्रेसिडेंट एक इंडिविजुअल है? नहीं, प्रेसिडेंट हमारा पार्लियामेंट का पार्ट है। ठीक है, बट हम यहाँ प्रेसिडेंट को स्पेशल एक से क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा हमारा वाइड है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, अब आती है क्या प्रेसिडेंट कुछ आर्टिकल से आर्टिकल के अंदर आता है। हाँ, प्रेसिडेंट के कुछ आर्टिकल्स हैं, वो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझे कि प्रेसिडेंट, तो अगर आप जब पढ़ें तो कभी पढ़ें तो प्रेसिडेंट नोट जरूरी बनाए, प्रेसिडेंट और साइड में गवर्नर, इन दोनों चीज़ों के बनाए। यानी कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स है वही स्टेट में प्रेसिडेंट को पावर है पूरी इंडिया में। ठीक है, प्रेसिडेंट को जो पावर्स मिलती है वो मिलती है पूरी इंडिया के अंदर गाइस। ठीक है, और जो गवर्नर को मिलती है वो मिलती है उसकी स्टेट। जिस तरीके से प्रेसिडेंट राजा है पूरी यूनियन का, उसी तरीके से गवर्नर भी राजा होता है अपनी स्टेट का। ठीक है, तो जब आप इसको बनाए तो बस प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट का पार्ट है, गवर्नर आपका स्टेट लेजिस्लेटर का पार्ट है। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ आ जाती है। बात करूँ मैं आपके पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट आपके पार्ट 5 के अंदर आती है। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं अपना जो बेसिक ये चीज़ थी जो हमें पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट किसके अंदर आता है। तो सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के कुछ आर्टिकल्स है इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आर्टिकल से बनते हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे सबसे पहले बात आती है प्रेसिडेंट स्टार्ट कहाँ से होता है। तो आप समझेंगे आर्टिकल 52 से आपकी ये बात चलती है। कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो इन आर्टिकल के बारे में कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, स्मॉल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, डिटेल में हम आगे इसको कवर करेंगे। सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 52, जो ये कहता है कि यूनियन या इंडियन का एक हेड जो होता है वो होना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, 53 बताता है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। ठीक है, 54 बताता है उनके इलेक्शन, है ना, उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा या उनके इलेक्शन में कौन पार्ट लेगा। 55 बताता है हमें उनका मैनर, यानी कि उनके इलेक्शन का मैनर क्या होगा। 56 बताता है उनके टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि उनका कितने टाइम का कार्यकाल रहेगा या कितने टाइम तक वो सर्व करेंगे, उनके बारे में बताता है। 56 बताता है आपकी उनकी री इलेक्शन की, क्या वो री इलेक्शन के लिए अपॉइंटेड है या नहीं है, उनकी एलिजिबिलिटी बताता है। 58 बताता है उनकी क्वालिफिकेशन, यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है या बनने वाला है तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 59 बताता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी कि प्रेसिडेंट को जो वर्क करना है वो किन किन कंडीशंस पे करना है, ये बताता है। 60 आर्टिकल बताता है आपको उनकी ओथ के बारे में, यानी कि उनको ओथ कौन दिलाएगा, किस तरीके से ओथ दिलाएगा, उसके बारे में। 66 आर्टिकल आता है, ये बताता है प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंट, या कह सकते हैं कि उनको जो इम्प्लीमेंट लगता है उनको निकालने के लिए वो किस तरीके से लगता है, वो आर्टिकल 61 बताता है। कई बार यानी कि समझ लीजिए मोस्ट हीटेड क्वेश्चन है, कहने का मतलब है हर एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली किसी न किसी एग्जाम में ये कम से कम 2 3 बार पूछा गया है। अभी आपके एसएससी के चल रहे हैं तो उसमें भी डायरेक्ट पूछा गया है, अभी सीजीएल में हाल फिलहाल ही। ठीक है, आगे हम समझते हैं और कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल फिर आता है आपका 62। आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 बताता है कि
अगर उनका प्लेस वैकेंट हो जाए तो उस तरीके का उसमें क्या चीज़ होती है, किस तरीके से प्रोसेस होगा उसके बारे में। फिर आर्टिकल 70 आता है जो बताता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन, जो फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के उसको डिस्चार्ज करने के तरीके। 71 बताता है मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शन, यानी कि अगर कोई भी मैटर इलेक्शन से रिलेटेड है तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए उस चीज़ को बताता है। 72 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल, ये बताता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट ग्रैंड पार्डन, यानी कि पार्डन यानी कि क्षमा करने की जो पावर है प्रेसिडेंट की उसके बारे में बताता है आर्टिकल 72। मोस्ट आर्टिकल जो है आपकी यही इतने ही हैं, बट कुछ आर्टिकल और है जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। वो आर्टिकल है जो स्पेशल प्रोविजंस बताते हैं, जैसे कि आर्टिकल 143 ये बताता है कि अगर प्रेसिडेंट को किसी भी चीज़ की कोई भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, ये उसको पावर प्रोवाइड करता है 143 आर्टिकल। उसके बाद आर्टिकल आता है आपका 123। आर्टिकल 123 जो होता है वो बताता है पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि जो ऑर्डिनेंस जारी करना होता है उसको किस तरीके से जारी कर सकता है, कौन सा आर्टिकल के थ्रू कर सकता है, 123 के। उसके बाद आता है आपका 87 जो है वो स्पेशल एड्रेस पावर्स बताता है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट हमारी दो स्पेशल पावर, यानी कि वो दो कंडीशन में उसको एड्रेस करना होता है। एक जब लास्ट मीटिंग होती है हमारी लोकसभा की, और एक जो सबसे पहली मीटिंग होती है उनको, दो में उसको करना होता है। ये स्पेशल एड्रेसेस पावर उसकी बताता है। आर्टिकल 75 आता है, ये बताता है अदर प्रोविंसेस टू मिनिस्टर्स होते हैं उनके अलावा जो थोड़े प्रोविंसेस होते हैं उनके बारे में। आर्टिकल 74 बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई भी एड की ज़रूरत है या एडवाइस की ज़रूरत है तो प्रेसिडेंट उनसे ये सब चीज़ें ले सकता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, है ना। एक बार हम शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। क्या है, 52 बताता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 बताता है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। 54 बताता है हमें कि उनका इलेक्शन में कौन पार्ट लेगा। 55 बताता है उनका मैनर क्या होगा। 56 बताता है उनकी टर्म कंडीशंस क्या होगी, ठीक है। और 57 बताता है कि भाई उन्हें रिइलेक्शन हो गई इनके। सबसे पहले समझो कि भाई सबसे पहला आर्टिकल बता रहा है कि भाई एक हेड होना चाहिए, दूसरा बता रहा है उनकी पावर भी होनी चाहिए कुछ, फिर बता रहा है कि उन्हें इलेक्शन में उनके कैसे कौन कौन वोट डालेगा, फिर बता रहा है कि भाई इलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन पार्ट लेगा, फिर भाई अब इलेक्शन तो हो गया, ये तो बता दो कितने टाइम तक रहेंगे ये, भाई क्या दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी कंडीशंस क्या होगी, उनको ओथ कौन दिलाएगा, उनको हटाना है तो कौन हटाएगा, ठीक है, कितने टाइम तक ऑफिस होल्ड करेगा, अगर उनकी वैकेंसी वो खाली हो गए तो, फिर उनकी डिस्चार्ज पावर्स है ना, फिर उनकी कुछ इलेक्शन से रिलेटेड पावर्स जो होगी वो, फिर उनकी पार्टनर्स पावर। तो ये इंपॉर्टेंट होती है। अब हम समझते हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहला आता है आपका आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 ये कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि क्वेश्चन आए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है। अगर खाली ये पूछा जाए कि हेड कौन होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट, बट पूछा जाए रियल हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव तो आता है आपका पीएम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पीएम मेन वर्क करता है। ये सिर्फ इसकी तो पावर सिर्फ ये होती है कि उसको बस साइन करना होता है, प्रेसिडेंट की पावर, ठीक है। तो 52 बस ये कहता है कि कोई भी एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये आर्टिकल 52 हमारा कहता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल 53 मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताया था। तो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती है वो यूनियन की प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। बस हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो होता है आपका पीएम, बट फाइनल साइन जो दिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए आते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेगा, कंफर्म नहीं करेगा, तब तक कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर्स आपकी नहीं बन सकती है, ठीक है गाइस। ये बताता है 53। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 हमारा ये कहता है कि मैंने बताया था, ये बताता है इलेक्शन के बारे में, यानी कि ये बताता है आपको इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, कॉलेज के बारे में। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्ट लेंगे और कौन कौन लोग पार्ट नहीं लेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इवन ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम तक पूछा गया है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट आता है 54। 54 मैंने क्या बताया था कि हमें बताता है कि इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेगा। ये क्वेश्चन आपके इवन यूपीएससी के एग्जाम तक में पूछा गया है, ठीक है, सीटीएस वगैरह में भी पूछा जाता है। तो आप समझेंगे कि इसके इलेक्शन क्या लेता है, तो इसका बहुत सिंपल सा मैटर है। जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर आपके चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, या कह सकते हैं आप पार्लियामेंट के हो, या आपके स्टेट लेजिस्लेटर के हो, है ना।
अब देखो स्टेट लेजिस्लेटर के सब नहीं, सिर्फ स्टेट असेंबलीज, जो असेंबलीज है हमारी सिर्फ वो पार्ट लेते हैं। और दो स्पेशल प्रोविंसेस मिले हुए हैं दिल्ली, किस किस को मिले हुए हैं अभी बताता हूँ, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली या पुडुचेरी आप कह सकते हैं। इन दो यहाँ पे हमारी है लेजिस्लेट, स्टेट काउंसिल कह सकते हैं आप, ठीक है, स्टेट काउंसिल। जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटर में आपकी स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल होती है ना, विधानसभा, विधान परिषद। ये इनको स्पेशल प्रोविंसेस मिले हैं 70 अमेंडमेंट 1992 के तहत, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये दो जो है ये भी उसके लिए वोट करेंगे। बाकी आप ये याद रखेंगे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर है आपके, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। यानी कि स्टेट असेंबलीज के सबके मिलेंगे। और सिर्फ दो, यानी कि यूनियन टेरिटरीज में, यूटीज़ की बात करें तो मैं इसका गलत बोल गया, काउंसिल में भूल गया, काउंसिल सिर्फ हमारी 6 ही चीज़ों में है ना, सॉरी कन्फ्यूजन हो गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं। जो मतलब हमारी काउंसिल्स हैं, काउंसिल तो यहाँ पार्ट लेती ही नहीं है, सिर्फ इसलिए स्टेट असेंबली लेती है। तो आप याद रखेंगे दिल्ली और पुडुचेरी ये दो यूटीज़ हैं जिनको इसमें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। और कौन से अमेंडमेंट के मिला है, 70 अमेंडमेंट 1992 के तहत, ठीक है। अब आता है 55 आर्टिकल 55, ये बताता है हमें कि इसका मैनर, यानी कि इलेक्शन का मैनर क्या है प्रेसिडेंट के लिए। तो आप सबसे पहले समझेंगे, एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चूज़ नहीं करते, आपके द्वारा जो एमएलए एमपीज वगैरह सेलेक्ट किए जाते हैं वो सेलेक्ट करते हैं आपके बेसिस पे प्रेसिडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसका सीक्रेट बैलेट है ना, वो होता है सीक्रेट बैलेट इलेक्शन होता है। और प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेटिव बाय मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि इसमें एक अधिकार स्पेशल चार्जेस मिला जाता है, यानी कि आपको एक कार्ड मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है मैं एक ही वोट दे सकता हूँ, नहीं, अगर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, आप 4 ऑप्शन मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं, तो आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। इसमें आप अपनी परसेंटेज शो करेंगे, मतलब कि मैं इसको इतनी परसेंटेज चाहता हूँ, इसको इतनी परसेंटेज, इसको इतनी परसेंटेज, ठीक है। उसके बेसिस पे जब ओवरऑल कैलकुलेशन की जाएगी तो ये चेक किया जाता है कि किसको ज़्यादा मिले हैं। जिसको ज़्यादा मिले हुए होते हैं, अगर उसके पास 50% प्लस 1 मेंबर की मेजोरिटी है तो वो बन जाता है, अदरवाइज जो उससे नीचे होता है उसको बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी कि सिंगल वोट ही आपका होता है, ठीक है। अब आता है नॉमिनेशन की बात करें तो देखो इसमें जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने के लिए, मान लिया अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास कुछ मेजोरिटीज़ होनी चाहिए। वो क्या है, आपको सपोर्ट होना चाहिए 50 मेंबरों का लोकसभा से और राज्यसभा से भी, यानी कि 50-50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, तब आप नॉमिनेशन भर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं और ज़रूरी चार्ज। आगे आता है आपका आर्टिकल 71। अब ये आर्टिकल 71 यहाँ क्यों डाल दिया गया, तो वो भी इसकी वजह है। आर्टिकल 71 जो है ये बताता है कि कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्प्यूट है रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, डाउट है, तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, ठीक है। ये बताता है कि ये सुप्रीम कोर्ट आपका सॉल्व करेगा। बट इसकी कंडीशन है क्या, अगर इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन जो हो रहा है आपका, इलेक्शन हो चुका है तो उसके विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी कि जिस दिन रिजल्ट आया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप इस चीज़ को कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे भाई कोई डिस्प्यूट है या मुझे कोई डाउट है, जो इलेक्शन हुआ वो अनफेयर हुआ है क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को समझेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन ये होती है जो पार्टिसिपेंट होते हैं या तो वो नॉमिनेशन हो या फिर वो इलेक्टेड कैंडिडेट हो, 2 चीज़ हो सकती है। अब क्या होता है, इसमें कंडीशन ये है कि ये आप तभी भर सकते हैं या तो जो आपने नॉमिनेट हुआ था उसका जो रिजेक्शन हुआ वो गलत हुआ, वो गलत ढंग से रिजेक्ट कर दिया गया, और जो मेंबर इलेक्ट किया गया है वो रॉन्गली एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि मतलब वो सही नहीं है, वो गलत चीज़ है, आपको इस चीज़ को प्रूव करना होगा। बट अगर आप चाहें कि आप सोचें कि मैं डाउट ऐसा बनाऊं कि भाई वैकेंसीज जो थी इलेक्टोरल कॉलेज में वो पूरी नहीं थी, यानी कि कुछ मेंबर्स हमारे जो लोकसभा के थे वो प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम,
कुछ राज्यसभा के भी प्रेजेंट नहीं थे और वोट हो गया, इस वजह से वो हार गए कैंडिडेट। तो नहीं, इस चीज़ से मतलब नहीं है। अगर आपके लोग नहीं आए थे तो वो आपकी गलती है, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट वैलिड नहीं मानेगा। वो सिर्फ वैलिड तभी मानेगा या तो नॉमिनेशन गलत ढंग से रिजेक्ट हुआ, या जो मेंबर इलेक्ट किया गया है वो कैपेबल ना हो, या उसने कोई धांधलेबाजी की हो, इस वजह से वो एक्सेप्ट किया गया हो। सिर्फ दो ही रीज़न पे ये हटा सकता है, और ये आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 71 ये चीज़ बताता है। नेक्स्ट आता है 56, बताता है टर्म्स, है ना, कि यानी कि प्रेसिडेंट की कितनी टर्म होनी चाहिए, प्रेसिडेंट कितने टाइम तक सर्व करेगा। तो देखो इसमें ये बताता है आर्टिकल 56 की 5 साल तक यानी कि 5 ईयर्स तक वो अपने ऑफिस में सर्व कर सकता है, ठीक है। अगर रिज़ाइन की बात करें, तो वो अपने रिज़ाइन देना चाहता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट कभी रिज़ाइन करना चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट आपका प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, वाइस वर्सा होता है। 57 आर्टिकल मैंने आपको बताया था, वो री इलेक्शन के बारे में बताया। तो हाँ, जो पर्सन प्रेसिडेंट बना है वो दोबारा भी प्रेसिडेंट बन सकता है, वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। 58 बताता है आपको क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो आप समझेंगे, सबसे पहले तो आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। दूसरी बात, आप 35 ईयर एज पार कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो। क्वेश्चन कई बार बनता है, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, लोकसभा मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको बनने के लिए क्या क्या एज है, तो हम सब कवर करेंगे। तो अभी आप समझेंगे कि 35 की ईयर एज आपकी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, सिटीजन आप इंडिया के होनी चाहिए। दूसरी बात, शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आप क्वालिफाइड होने चाहिए, आप मेंबर हो या ना हो डजेंट मैटर, बस आप उसके इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये स्टेट में और यूनियन में कोई अदर जॉब नहीं होनी चाहिए जो जिससे आपको सैलरी डबल मिले, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ ऑफिस, यानी कि अगर आपको सर्व करना है तो उस ऑफिस की क्या क्या कंडीशन है। वो कंडीशन ये है, सबसे पहले कंडीशन आती है, और ये आपको कौन सा बताएगा, ये बताएगा आपका आर्टिकल 59, ठीक है। वो क्या है, ये बताता है कि शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, यानी कि आप ना लोकसभा के ना राज्यसभा के किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। मैंने कहा था सिर्फ मेंबर नहीं होने चाहिए, उसके लिए एक आपको क्राइटेरिया है जो पार करना चाहिए। सेकंड, कोई भी आपके पास ऑफिस है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। दूसरी चार, आपके पास एलुमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रेवेंसेस जो है ये सब आपकी, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलनी है, रहने का, खाने का, पीने का, प्रेसिडेंट बनने की, वो सब पार्लियामेंट आपकी डिटरमाइन कर देगी कितना देना चाहिए कितना नहीं, ठीक है। अब चीज़ आती है आपके प्रोवेंसेस, ये कैंसिल हो सकते हैं, बट आपकी एलोमेंट्स और अलाउंसेज जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। जब तक आप ड्यूटी कर रहे हैं तब तक वो आपकी ख़त्म नहीं हो सकती, कोई नहीं छीन सकता। ये है कंडीशन ऑफ ऑफिस। 6 बताता है ओथ के बारे में, आर्टिकल 60 बताता है ओथ के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा। तो आप समझिए, वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिलाता, आपको ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो आप प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये प्रेजेंट नहीं है। तब सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उनके बाद वो आपको ओथ दिलाएंगे। अब ओथ में क्या होता है, तो आप समझेंगे, ओथ में प्रेसिडेंट डिफाइन करता है कि मैं प्रिजर्व करके रखूँगा, प्रोटेक्ट करके रखूँगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेरा संविधान है मैं उसको प्रिजर्व करूँगा, प्रिवेंट और उसको प्रोटेक्ट करूँगा, मैं इससे ये शपथ लेता हूँ। 54 आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 61 बताता है इम्पीचमेंट, यानी कि अगर आपको हटाना है प्रेसिडेंट को तो आप किस बेसिस पे हटा सकते हैं। सबसे पहली बात आती है इम्पीचमेंट हमने कहाँ से लिया है, तो आप समझेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ बोरो की है, ठीक है। और ये सिर्फ दो ही बेसिस पर लग सकता है, ये सिर्फ एक ही बेसिस पर लग सकता है, कब, या तो वॉयलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया गया हो, तभी प्रेसिडेंट पे आप इम्पीचमेंट लगा सकते हो, अदरवाइज आप किसी और बेसिस पे नहीं लगा सकते हो। किस पे लगा सकते हो कि उन्होंने या तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अपमान किया है, उसका मिसबिहेव किया है, तब उसके साथ, ठीक है। सिर्फ वही एक ही कंडीशन है। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो इसका प्रोसेस है आप किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोसेस समझ लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोसेस है कि या तो आप लोकसभा से स्टार्ट कर लो चाहे राज्यसभा से स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 1/4
1/4 मेंबर एग्री होनी चाहिए। अगर 1/4 मेंबर एग्री है जिससे भी आप कर रहे हैं, तो वहाँ से एक रिटर्न नोटिस जाता है जो प्रेसिडेंट के पास जाता है कि आप पे इम्पीचमेंट लगाया जा रहा है। प्रेसिडेंट को 14 दिन दिए जाते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और प्रेसिडेंट खुद डिफेंड नहीं करता है, वो जो है कि अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसको हायर कर सकता है, वो उसके बेसिस पे उसको डिफेंड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो डिफेंड नहीं कर पाता है, वो डिफेंड करता है, उसके बाद जिस हाउस से वो आया था उसी हाउस में वापस जाता है, ठीक है, 2/3 से। फिर 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। उसके बाद अगर वो पास हो गया तो दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ पे भी 2/3 से पास होना चाहिए, ठीक है। और 2/3 मेजोरिटी को बोलते हैं आप स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। अगर ये सब पास हो गया देन प्रेसिडेंट आपका हटेगा, अदरवाइज प्रेसिडेंट ने अपने आप को डिफेंड कर दिया तो प्रेसिडेंट अपनी जगह पर बना रहेगा। अगर बात करी जाए तो प्रेसिडेंट जो है इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए अपने आप को किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, लोअर को अपॉइंट कर सकता है, और मैंने बताया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। इस प्रोसेस को जो बोलते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं। और अब तक कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिस पे इम्पीचमेंट लगा हो, फिलहाल अभी तक नहीं है। एक बार और समझिए आप प्रोसेस क्या है। किसी भी हाउस से हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी हाउस से चल सकता है। 1/4 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए। फिर एक रिटर्न नोटिस जाता है 14 दिन की में प्रेसिडेंट को अपने आप को डिफेंड करना होता है। अगर वो डिफेंड कर लेते हैं दैट वेल एंड गुड, अदरवाइज वो डिफेंड नहीं कर पाते तो जिस हाउस से आया था नोटिस सबसे पहले उसी हाउस में वापस जाता है, 2/3 मेजोरिटी से पास होता है। फिर अदर हाउस में जाता है, वहाँ भी 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, या कह सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, और प्रेसिडेंट हट जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 हमारा क्या कहता है, तो आप समझेंगे आर्टिकल 62 बताता है कि अगर वैकेंट है प्लेस है ना, तो क्या होगा। अब वैकेंट का मतलब या तो टेन्योर खत्म हो गया, रेजिग्नेशंस दे दी, इम्पीचमेंट लग गया, या प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, किसी भी कारणवश उनकी प्लेस अब खाली है ना, वैकेंट है उनका प्लेस, तो उनकी पोजीशन कौन लेगा। तो आप समझेंगे प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी पोजीशन आपके वाइस प्रेसिडेंट लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली रहेगी। ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट की भी कोई सीट लेगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक पोजीशन है, अदरवाइज वो होते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब कौन लेगा, तो आप समझें तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेंगे आपके, ठीक है। और ये कब तक लेंगे, तो आप याद रखेंगे मैक्सिमम 6 मंथ तक ले सकते हैं। 6 मंथ के अंदर अंदर आपको दोबारा इलेक्शन कराना है और प्रेसिडेंट आपको सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम वैकेंट प्लेस जो है प्रेसिडेंट की वो सिर्फ 6 मंथ तक रह सकती है, लेकिन उस टाइम कोई ना कोई उस पोजीशन को होल्ड कर रहा होगा। अगर बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उनकी पोजीशन, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी पोजीशन ली थी श्री वीवी गिरी जी ने। उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था, और उसके बाद जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो फिर लिया गया श्री एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। 1969 की ये बात है। दोबारा समझिए, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट लेगा, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेंगे। मैक्सिमम टू 6 मंथ तक वो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी, पार्डन्स पावर का आएगा। इस एक मिनट रुकिए। साथ आप एक चीज़ और समझिए कि प्रेसिडेंट के पास एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है। अब वो इम्यूनिटी सिस्टम क्या है उसको समझ लेते हैं। तो आप समझिए कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है प्रेसिडेंट के पास ये होता है आपका, ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अपनी जॉब पे या अपने प्लेस पे है, अपने ऑफिस पे है, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लग सकता है ना। ड्यूरिंग हिज ऑफिस उस पर कोई भी चार्ज नहीं लग सकता। चार्ज का मतलब है कि आप सोचिए उस पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसेस नहीं लग सकता, उस पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसेस नहीं लग सकता जब तक वो अपने ऑफिस पे है। अगर मान लीजिए कोई कंडीशन हुई जिस पर उस पर लगाना हुआ, तो उसके लिए 2 मंथ पहले एक नोटिस दिया जाता है, ठीक है। सिविल प्रोसीजर के लिए लग सकता है। उसके लिए प्रेसिडेंट जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, वो उनके बेसिस पर उस चीज़ को करते हैं, और उस दौरान उनको ना ही तो कोई जेल हो सकती है ना ही कुछ हो सकती है, जब तक वो अपने ऑफिस में अगर उन्होंने कोई गुनाह भी किया है तो सिर्फ कंडीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मिसबिहेव ना किया हो। इसके बाद देखो आर्टिकल हमने एक और बताया था,
आर्टिकल हमने 123 बताया था, तो आर्टिकल 123 बताता है कि उनकी स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस जारी करने की, अगर उनको ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ता है तो आर्टिकल 123 के तहत कर सकते हैं। आर्टिकल 143 ये बताता है क्या, आर्टिकल 143 ये कहता है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम प्रेसिडेंट को कोई भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है लीगली, तो वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ये बताता है आपका आर्टिकल 143। ठीक है, अब आर्टिकल रह जाता है आपका 72 जो बताता है पार्टनर्स पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब हम इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना लेक्चर ओवर करेंगे। तो देखिए आर्टिकल 72 ये बताता है पार्टनर्स पावर्स के बारे में प्रेसिडेंट की। पार्डन्स की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है हमें कुछ तरीक़ों से पार्डन कर सकता है, समझिए क्या है। और ये आपकी आती है एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर। ठीक है, ये आती है वैसे तो एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर। जब हम पावर्स पढ़ते तो वहाँ कवर करते, लेकिन मैंने आर्टिकल्स बताए थे आपको, तो ये यहीं कवर करना बेटर है हमारे लिए, जिससे कि हमारे एक साथ आर्टिकल सारे कवर हो जाए प्रेसिडेंट के, फिर हमारे लिए पावर कवर करनी ईजी हो जाएगी। तो देखिए ये आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि कुछ पावर्स है कितने ढंग से वो पार्डन कर सकता है, यानी कि क्षमा कर सकता है किसी को। सबसे पहला आता है पार्डन। ठीक है, ये आप अच्छे से लिख लेना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्डन इसमें जो है फुल माफ़ कर देता है, यानी कि अगर किसी को उम्र कैद या फांसी की भी सज़ा है तो वो फुल्ली फ्री हो जाता है, ये प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी, वो आती है आपकी कम्यूटेशन। ठीक है, कौन सी आती है, ये आती है आपकी कम्यूटेशन। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है चेंज द करेक्टर, यानी कि इसमें आप चेंज कर सकते हैं करेक्टर, यानी कि प्रेसिडेंट इसमें चेंज कर सकता है करेक्टर को। यानी कि अगर आपको फांसी है तो वो आपको उम्र कैद की सज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उम्र कैद है तो वो चाहे तो आपकी कुछ महीने की सज़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन है। इसमें क्या है, मान लीजिए अगर आप डेथ होने वाली है तो डेथ को आपकी वो उम्र कैद में ट्रांसफ़र कर दें, है ना, किस में कर दें, लाइफ टाइम प्रिजनिंग में कर दें। ठीक है, ये दो कंडीशन हुई। आप इसका शॉर्ट ले सकते हैं 1 2 3। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं, दो पावर हमें समझ ली, नेक्स्ट हम समझते हैं और कौन सी पावर है। तो नेक्स्ट आती है हमारी, ये आती है हमारी रीमिशन, है ना। रीमिशन से आप समझिए कि कोई मिशन की बात चल रही है और वो दोबारा हो रहा है। हाँ, तो रीमिशन में भी आपका करेक्टर ही चेंज होता है इसमें, लेकिन करेक्टर मतलब इसमें आपकी ये नहीं है कि करेक्टर यानी कि फांसी है तो नहीं, इसमें आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें ये रिड्यूस कर देते हैं सज़ा को, रिड्यूस यानी कि रिड्यूस कर देते हैं पीरियड, छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना, कुछ टाइम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी, अबे भौंकना बंद करेगा, आती है आपकी रिस्पाइट। अब ये रिस्पाइट क्या होती है, तो आप समझेंगे ये स्पेशली वुमेन्स के लिए होती है। ठीक है, ये स्पेशल वुमेन्स के लिए होती है। मान लीजिए कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उसको उम्र कैद की सज़ा है, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो उसकी सज़ा को चेंज करते हैं ये, ठीक है, प्रेसिडेंट, और ये स्पेशली फॉर वुमेन्स है। तो आप समझेंगे कि कम्युनिटेशन, आपकी रिमिशन और रिस्पाइट, ये सब आपके करेक्टर चेंज के बेसिस पे ही है। नेक्स्ट और लास्ट आती है आपकी रिप्रीव, है ना। रिप्रीव क्या है, इसमें क्या होता है, स्पेशली अगर आपको डेथ दी गई है ना, अगर आपको डेथ दी गई है और आप स्पेशली एक लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस लेटर को समझते हैं, उसमें कोई वैलिड रीज़न उनको लगता है, तो वो उस लेटर का बेसिस करते हैं और फिर उसकी जो डेथ है उसको रोक दिया जाता है, जब तक प्रेसिडेंट थोड़े टाइम तक लेटर के लिए करते हैं कि भाई कुछ टाइम तक इसके लिए रोक दो, टेम्परेरी पीरियड, परमानेंट नहीं रोकी जाती। मान लीजिए वैलिड रीज़न है कि किसी की डेथ हो रही है, उसको फांसी है, वो कह रहा है कि भाई मेरी इच्छा है कि मैं अपने बेटे की शादी देख लूँ, हाल फिलहाल में शादी होने वाली है, तो वो उसकी उस कंडीशन को मान लेते हैं और उसको उसकी डेथ को टेम्परेरी रोक देते हैं, बट डेथ उसकी होनी ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी डेथ ना हो, ऐसा होता ही है। ठीक है, या फिर उसको तब तक डेथ नहीं दी जाती है जब तक प्रेसिडेंट की साइड से कोई लेटर का आंसर नहीं। ठीक है, ये कंडीशन है, यानी कि 5 हमारी पार्टिक्स पावर होती है, वो हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। नेक्स्ट पार्ट हम इसका कवर करेंगे, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप FCAT ज्वाइन कर सकते हैं, और
टेलीग्राम चैनल भी आपका fcat.journey के नाम पे ही है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और आपकी ज्योग्राफी भी चल रही है, तो आप अपनी ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। अभी हमने सॉइल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंडिया की बेसिक ज्योग्राफी हमने पढ़ा दी है। हिस्ट्री में बात करें तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी है, मेंडल पे हम मूव कर रहे हैं और पॉलिटी में भी हम 2-3 चैप्टर टॉपिक कर चुके हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।